रहीम, आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये सेम चैप्टर का ही है, उसी से रिलेटेड है, प्रोसेसेस एंड थ्रेड्स। चैप्टर नंबर 2 है हमारी बुक का। और इसमें जो टॉपिक है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। जैसे टॉपिक से आपको पता चल रहा है कि प्रोसेसेस के दरमियान में आपस में जो कम्युनिकेशंस होते हैं ये उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विचिंग भी कर रहा होता है। अब ज़ाहिर बात है कोई भी प्रोसेस हमें ये भी मालूम है कि हार्ड ड्राइव से डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता, वो थ्रू रैम होता है। यानी कि आपके प्रोसेसेस के कम्युनिकेशंस में रैम, कैशे और रजिस्टर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को ये डिस्कस कर रहा है कि आपस में जो कम्युनिकेशंस होती हैं प्रोसेसेस की वो कैसे होती हैं। सबसे पहले लफ्ज़ यूज़ कर रहा है कि रेस कंडीशन, यानी कि जब भी प्रोसेसेस को जब क्लिक 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 आप एक्टिव करते हो उन सब के दरमियान में रेस स्टार्ट होती है कि कौन पहले जाके अपनी रैम में जाके स्लॉट ऑक्यूपाइड कर लेते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी प्रोसेसेस क्लिक करते हैं तो उनमें रेस लग जाती है कि जो पहले आके रैम की इस लोकेशन को ऑक्यूपाइड करेगा वो स्पेस उसकी हो जाएगी। यानी कि होल्ड करने से पहले तक वो जो स्पेस है वो आपके लिए एलोकेट नहीं होती। जो ही आपका प्रोसेस स्पेस को फाइंड करके स्पेस को ऑक्यूपाइड करता है या होल्ड कर लेता है तो वो स्पेस रैम की वो कहलाती है। देखिए रैम में हमारे पास दो एड्रेसेस होते हैं, लॉजिकल एड्रेस होता है और फिजिकल एड्रेस होता है। फिजिकल उसका एड्रेस जो होता है वो उसके हार्डवेयर का होता है जो बाय इंजीनियर्स उसको एलोकेट किया था। लॉजिक एड्रेसेस जो होते हैं वो हम यूज़र या डेवलपर या प्रोग्रामिंग के थ्रू मिल रहे होते हैं, वो वेरी कर रहे होते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप वेरिएबल के नाम डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल एज, वेरिएबल नेम। तो वो जो नेम और एज का नाम है वो आपके मेमोरी के का लॉजिकल एड्रेस कहलाता है। और फिजिकल एड्रेस वो कहलाता है जो रैम में हार्डवेयर के तौर पे लिखे होते हैं, जिसके थ्रू वो चीज़ों को एक्सेस कर रहे होते हैं। राइट हो गया। फिर कहते हैं कि हाउ टू अवॉइड द रेस कंडीशंस। हम रेस कंडीशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव के थ्रू कर सकते हैं, एक स्ट्रैटेजी हमारे पास, या दूसरी हमारे पास है क्रिटिकल रीजन्स। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का वर्ड जहाँ भी यूज़ होगा आगे कहीं भी, उसका मतलब है कि जो भी जिस सिनेरियो में ये लफ्ज़ वर्ड यूज़ किया जा रहा है उस सिनेरियो में एक वक्त में एक ही चीज़ एक्सेस होगी। यानी कि वो कह रहा है कि आप कोशिश करें इसको इस तरीके से कंडीशन को ख़त्म किया जा सकता है कि एक वक्त में एक ही प्रोसेस को हम एक्टिव करें और एक ही प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद हम लोग उसको नेक्स्ट को मूव ऑन करें। तीसरा कहता है कि दूसरा ऑप्शन ये हमारे पास है कि हम क्रिटिकल रीजन को सिक्योर कर लें। क्रिटिकल रीजन उस पोर्शन को कहा जाता है जिस पोर्शन में आपका प्रोसेस जाके होल्ड होता है। यानी कि आपने क्लिक किया अपने प्रोसेस को, अब प्रोसेस में जाके लेट्स सपोज के आपकी रैम की लोकेशन ए को होल्ड कर लिया या ए में जाके लोकेट हो गया, तो वो जो एरिया उसने ऑक्यूपाइड कर लिया रैम में, उस एरिया को हम लोग क्रिटिकल रीजन कहते हैं। यानी कि या तो हम क्रिटिकल रीजन्स के थ्रू आपके रेस कंडीशंस को ख़त्म करेंगे, दूसरी ऑप्शन में हम लोग कह रहे हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, यानी कि एक वक्त में एक ही प्रोसेस प्रोसीड किया जाए, चाहे वो कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद हम दूसरे को लाइक एक्सेस एक्टिव कर सकें। ठीक है, क्रिटिकल रीजन्स में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा अगर प्रोसेस यूज़ हो रहे हैं तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके क्रिटिकल रीजन्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। यानी कि अगर प्रोसेस नंबर ए ने लोकेशन नंबर ए को होल्ड कर लिया है तो दिस इज़ यू हैव टू मेक श्योर, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मेक श्योर कराता है कि लोकेशन नंबर ए जब तक प्रोसेस नंबर ए कंप्लीट नहीं हो जाता कोई और प्रोसेस उसको होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, वो क्यों? ज़ाहिर बात है, फर्स्ट करेंगे आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं और आपने लोकेशन नंबर ए में जाके अपना वेरिएबल की वैल्यू रखी है 20। अगर उस लोकेशन को हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उस लोकेशन में कोई और प्रोसेस एक्टिव होता है और वो अगर वो अपना कोई वहाँ पे वैल्यू रख देता है तो ज़ाहिर बात है जब आप लोकेशन नंबर ए से वो वैल्यू पिक करने जाएंगे आपने जो वैल्यू रखी होगी आपको रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको किसी और प्रोसेस की वैल्यू मिल जाएगी, जिसकी वजह से आपके जितने भी रिजल्ट है वो सारे लाइक फेक आना शुरू हो जाएंगे या उसमें एरर आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए क्रिटिकल रीजन्स का मतलब ये है कि उस जब भी मल्टीपल प्रोसेसेस एक्टिवेट हो रहे हो तो जिस स्लॉट को जो प्रोसेस होल्ड कर लेता है जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता उस एरिया को क्रिटिकल रीजन्स डिक्लेयर किया जाता है और उस एरिया को कोई और प्रोसेस एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक हो गया, इसको हम कह रहे हैं क्रिटिकल रीजन। फिर कहते हैं क्रिटिकल रीजन्स को या म्यूचुअल एक्सक्लूसिव को अब अप्लाई करने पे हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं। यानी कि अप्लाई का मतलब ये है कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कौन कौन सी
एल्गोरिदम्स हैं जिनके थ्रू वो आपके क्रिटिकल रीजन को सिक्योर करता है। फर्स्ट कहता है डिसेबल इंटरप्ट्स, यानी कि इंटरप्ट्स, आपको पता है कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कम्युनिकेशंस होती हैं वो डिवाइस के अंदर थ्रू सिग्नल्स होते हैं, तो उन सिग्नल्स को हम लोग इंटरप्ट कहते हैं। फर्स्ट वो कहता है कि आपने क्या करना है कि आपने किसी किस्म की इंटरप्ट्स को जनरेट नहीं करना, यानी कि जब आपका एक लोकेशन ऑक्यूपाइड हो गई हैं देन यू हैव टू मेक श्योर कि वहाँ पे किसी किस्म की और इंटरप्ट्स ना यूज़ हो, यानी कि वो आपका लाइक नॉन प्रिमिटिव टाइप का हो जाएगा, मैं कि उस एरिया को आप दोबारा यूज़ ना कर सकें। सेकंड, फर्स्ट आप में कोई इंटरप्ट जनरेट, यानी कि ये इंटरप्ट का मतलब ये है जब आप एक स्पेस होल्ड कर लेते हैं तो दूसरा प्रोसेस हर थोड़ी देर बाद आके चेक करता है कि क्या ये स्लॉट फ्री हुई है कि नहीं हुई है। अगर हो गई है तो वो अपने प्रोसेस स्विच इन कर देगा, अगर नहीं हुई होती फिर वो वेट में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद फिर कोई और प्रोसेस आता है, फिर आके इंटरप्ट जनरेट करके चेक करता है कि क्या रीजन ऑक्यूपाइड है कि फ्री है। तो वो कहता है कि जब एक रीजन होल्ड हो गया, एक स्लॉट को हम लोगों ने क्रिटिकल रीजन डिक्लेयर कर दिया, तो उसके बाद किसी किस्म की इंटरप्ट ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी कि किसी किस्म की इंटरप्शन एक्सेप्ट नहीं करेगा कि वो आके चेक करे कि स्लॉट एम्प्टी है या नहीं एम्प्टी है। सेकंड कहता है हमारे पास मेथड ये है कि जब हम लोग एक वेरिएबल लॉक वेरिएबल की बात कर रहे हैं कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, उसकी हम वैल्यू चेंज कर देते हैं, यानी कि जो ही आप उस स्लॉट में एंटर होंगे तो आप वेरिएबल की वैल्यू को 0 से 1 कर देंगे, यानी कि दोबारा आने वाले जो प्रोसेसेस होंगे वो आने से पहले उस वेरिएबल की वैल्यू को चेक करेंगे। अगर तो उस वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो समझ में जाएगा कि ये स्लॉट ऑक्यूपाइड है। अगर वेरिएबल की वैल्यू 0 है तो उन्हें पता चल जाएगा ये स्लॉट एम्प्टी है, तो फिर वहाँ पे वो एक्सेस हो जाता है। यानी कि फर्स्ट जब आप क्रिटिकल रीजन में एंटर हो गए तो किसी किस्म का मज़ीद इंटरप्शन या सिग्नल लेने से वो अपने आप को लॉक कर देगा, नो मोर सिग्नल्स। सेकेंड में क्या कह रहा है कि वेरिएबल्स थ्रू सॉफ्टवेयर वो एक्सेस कर रहा है, लॉक कर रहा है कि जो ही उस रीजन में आपका प्रोसेस इन होगा तो वेरिएबल की वैल्यू वो 1 कर देगा, और जो ही वहाँ से निकलेगा तो जाते जाते उस वेरिएबल की वैल्यू 0 कर देगा, ताकि अपकमिंग प्रोसेसेस को पता चल जाए कि ये रीजन एम्प्टी हो चुका है या फ्री हो चुका है। थर्ड अपॉर्चुनिटी इसके पास है स्ट्रिक्टली अल्टरनेशन, यानी कि कहता है कि मैं हर प्रोसेस को सीक्वेंस नंबर दे देता हूँ और उसको अपने नंबर के अकॉर्डिंग टू उसको लोड करके मैं उसको एक्सेस कर दूंगा। ठीक है, फर्स्ट हो गया डिसेबल इंटरप्ट, सेकंड थ्रू वेरिएबल, और थर्ड में वो कह रहा है कि स्ट्रिक्टली अल्टरनेशन में के पास जितने भी प्रोसेस के लिए आएंगे मैं सबको सीरियल नंबर दे दूंगा और 1 बाय 1 करके मैं उनको अपने सीक्वेंस में प्रोसेस शुरू कर दूंगा। पीटरसन सॉल्यूशंस, Peterson solutions is the combination of lock variable and strictly alternate, यानी कि पैटरसन में वो लॉक वेरिएबल्स और स्ट्रिक्टली अल्टरनेशन दोनों थ्योरीज को, दोनों अप्रोचेस को यूज़ करता है, यानी कि वो सीक्वेंस भी दे देगा सारे प्रोसेसेस को और लॉक वेरिएबल के को भी यूज़ करेगा। यानी कि आपने सीक्वेंस दे दिया सारे प्रोसेसेस को, इसके बावजूद अगर प्रोसेस एंटर होगा आपके रैम के स्लॉट में तो वो वहाँ पे वेरिएबल लॉक भी इम्प्लीमेंट कर देगा, यानी कि पीटरसन में लॉक वेरिएबल और स्ट्रिक्टली अल्टरनेशन दोनों एक साथ अप्लाई हो रहे होंगे, ताकि यानी कि आपको मोर सिक्योरिटी मिल रही है। थर्ड वो कह रहा है कि TSL इंस्ट्रक्शन, टेस्ट सेट लॉक, यानी कि पहले जितने भी थे उसमें हमारे पास लाइक थ्रू सॉफ्टवेयर थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हम लोग सिक्योर कर रहे थे, लेकिन जो लास्ट है टेस्ट सेट लॉक इंस्ट्रक्शंस का मतलब है कि इसमें फिजिकल रजिस्टर इन्वॉल्व होता है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हम लोग यूज़ करें आज के सिस्टम्स में। एक रजिस्टर होता है जिसकी वैल्यू में हम लोग एंटर कर देते हैं, वैल्यू अगर आपका रैम की स्लॉट वो यूज़ हो रही है तो उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास फिजिकल रजिस्टर में मौजूद है और उसके थ्रू आप उस स्लॉट को एक्सेस कर सकते हैं और उसके थ्रू आप उस स्लॉट को एक्सेस नहीं कर सकते। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव को लाइक इनके एक वक्त में एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास जो इंटर कम्युनिकेशन प्रोसेस कम्युनिकेशन में जो मेथड्स हैं या अप्रोचेस हैं वो है डिसेबल इंटरप्ट यानी कि एक प्रोसेस ने अगर आपके रैम को होल्ड कर लिया तो उसके बाद उस स्लॉट को दोबारा किसी किस्म की इंटरप्ट डिस्टर्ब नहीं करेंगी तब तक वो प्रोसेस कंप्लीट ना कर लें। सेकंड
लॉक वेरिएबल यानी कि एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दी जाता है जिसकी वैल्यू वरसाम जिसकी वैल्यू से आपको आपके अपकमिंग कोई बात नहीं आपके अपकमिंग प्रोसेसेस को पता चलेगा कि ये स्लॉट फ्री है या नहीं फ्री है, यानी कि जो ही प्रोसेस उसमें एंटर होता है तो उसकी वेरिएबल को वैल्यू को 1 कर देता है, और जो ही वहाँ से प्रोसेस कंप्लीट करके निकलता है तो उस स्लॉट उस वेरिएबल की वैल्यू को 0 कर देता है दोबारा, ताकि अपकमिंग प्रोसेसेस को पता चल जाए कि ये स्लॉट फ्री है। स्ट्रिक्टली अल्टरनेशन का मतलब कि जितने भी प्रोसेसेस उसके पास आ रहे होते हैं उनको सीक्वेंस कर देता है, ऑर्गेनाइज कर देता है, तो वन बाय वन उन सबको अपने टर्न बाय टर्न एग्जीक्यूट करता रहता है। पैटर्सन सॉल्यूशंस में क्या है कि वो लॉक वेरिएबल स्ट्रिक्टली और स्ट्रिक्ट अल्टरनेशन दोनों का अप्लाई करते हैं, यानी कि प्रोसेसेस को वो सीक्वेंस पे दे देता है, और जो ही प्रोसेस आपकी क्रिटिकल रीजन में लोड होता है उसको वो लॉक वेरिएबल से सिक्योरिटी भी अप्लाई कर देता है। और थर्ड कैरेक्टर सेट इंस्ट्रक्शंस, यानी कि आपका फिजिकली हार्डवेयर इन्वॉल्व होता है, रजिस्टर्स होते हैं जिनके थ्रू आपके स्लॉट को लॉक किया जाता है और अनलॉक किया जाता है। एनी क्वेश्चन? कुछ चीज़ अभी तक समझ में ना आई हो? अच्छा, आगे ये टर्म वो यूज़ कर रहा है, स्लीप एंड अवेक। ये अक्सर आप यूज़ करोगे या वैसे भी कर सकते हो, स्लीप एंड अवेक, यानी कि जिस तरह हमने फर्स्ट अप्रोच में देखा कि प्रोसेसर कहता है कि जब एक प्रोसेस आपकी रैम में लोड हो जाता है, नो मोर इंटरप्ट, यानी कि कोई और इंटरप्ट जनरेट नहीं करनी। इसकी रीज़न ये होती है कि ज़ाहिर बात है कि आपके सिस्टम में जो जो इंस्ट्रक्शन जो जो मूवमेंट्स हो रही होती हैं, एक एक चीज़ आपके प्रोसेसर के नॉलेज में होती है। ये एग्जैक्टली हमारे जिस्म की इमारत है। हमारे जिस्म में जो कुछ हो रहा होता है उसकी रिपोर्ट हमारे ब्रेन में जा रही होती है, और ब्रेन के अकॉर्डिंग तो हम उसको रिस्पॉन्स कर रहे थे। इसका मतलब है कि जो मोस्ट यूज़ हर वक्त यूज़ में रहने वाला हमारा कंपोनेंट है वो हमारा ब्रेन है, यानी कि हमारा प्रोसेसर होता है। तो वो कहता है कि अगर हम प्रोसेसर को बार बार इंटरप्ट भेजेंगे, उससे पूछेंगे कि क्या स्लॉट एम्प्टी है या नहीं है, क्या ये फ्री है या नहीं है, ये फ्री हुई कि नहीं हुई, ये फ्री हुई कि नहीं हुई, तो कहते हैं ये जो बार बार की इंटरप्ट है या बार बार का जो पूछना है, ठीक है, ये आपके प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड में डिले लेकर आता है, क्योंकि आपके प्रोसेसर को आपको आंसर देना होता है। तो कहता है इस सिचुएशन को स्पीड अप करने के लिए हम स्पीड एंड अवेक का लॉजिक यूज़ करते हैं, यानी कि जो ही आपकी रैम या आपका प्रोसेसर प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है, जितने भी रिमेनिंग प्रोसेसेस होते हैं उनको स्लीप मोड में ले जाता है। जब सारे स्लीप मोड में चले जाते हैं तो कोई इंटरप्ट जनरेट करके ये नहीं पूछेगा कि कैन आई कम, कैन आई कम, कैन आई कम। जो ही प्रोसेसर आपका प्रोसेस कंप्लीट करता है फिर सबको वेकअप कॉल देता है, और फिर उसके बाद जिसकी टर्न होती है उसको एग्जीक्यूट करता है, और इस तरह सब भी फिर बाकियों को स्लीप कर देता है, यानी कि वो डिस्टर्बेंस पैदा ना हो, इंटरप्ट जनरेट ना हो, आपका प्रोसेसर का जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसमें किसी उनका डिले ना आए और इंटरप्शन ना हो। ठीक हो गया? तो ये टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं, स्लीप एंड अवेक। फिर आगे ये एक बता रहा है कि बफर शेयरिंग, यानी कि आपके सिस्टम में आपके कंप्यूटर में जो बफर की मैनेजमेंट होती है, वो जो एल्गोरिथम लिखा जाता है या जो लॉजिक यूज़ की जाती है, या बफर की मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट होता है या कोड होता है, उसको हम लोग सीमाफोर कहते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यानी कि हमारे सिस्टम में जो बफरिंग मैनेजमेंट होती है वो सीमाफोर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसमें कोड लिखा होता है जिसके थ्रू वो आपके बफरिंग सिस्टम को वो मैनेज कर रहा होता है। आगे हमारे पास आता है म्यूटेक्स। म्यूटेक्स का मतलब ये है कि आपके सिस्टम में जितनी भी रिसोर्स शेयरिंग होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको प्रॉपरली शेयर करना, वो म्यूटेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है, ये एल्गोस लिखे होते हैं, एल्गोरिदम लिखे होते हैं जो अपने अपने टास्क परफॉर्म करते हैं। यानी कि अगर बफरिंग मैनेजमेंट हो रही है उसका जो एल्गोरिदम लिखा हुआ है या जो कोड लिखा होगा आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम के, उसको हम लोग सीमाफोर कहते हैं। और जो रिसोर्स शेयरिंग को मैनेज कर रहा होता है उसको हम लोग म्यूटेक्स कहते हैं। ठीक है? आगे वर्ड यूज़ करेगा मॉनिटर। मॉनिटर का मतलब ये है कि आप कि जिस तरह हम लोगों ने बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लासेस बनाते हैं ना,
क्लासेस का मतलब ये होता है कि उस क्लास के अंदर उससे रिलेटेड सब कुछ होता है, ठीक है। यानी कि उससे रिलेटेड हमारे पास सब कुछ होता है, ठीक है। इसी तरह इसको इसको ऑपरेटिंग सिस्टम में हम मॉनिटर के नाम से यूज़ करते हैं, हम क्लास नहीं कहते, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग एक क्लास की बात करते हैं, सपोज मैं कहता हूँ जी MCS, तो मुझे पता है कि इसमें जितने भी फंक्शंस होंगे, एक्शंस होंगे, कोड होगा, रिसोर्सेज होंगी, वो हमें MCS से रिलेटेड मिलेंगी। अगर मैं MBA की बात करता हूँ, उसका कहता हूँ MBA क्लास, MBA के अंदर जो कुछ होगा, रिसोर्सेज, फंक्शंस, एक्शंस, वो सारे MBA से रिलेटेड होंगे। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्लास का वर्ड यूज़ नहीं करते, हम उसको मॉनिटर कहते हैं। यानी कि एक एक फैमिली के एक्शंस को जब हम एक जगह कंपैक्ट करके रख देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मॉनिटर। इज दैट क्लियर? अभी कौन सी स्क्रीन नज़र आ रही है? आगे आगे नहीं मूव हुआ? अच्छा, मेरे पास मूव हो रहा है। सबको सेम इशू हो रहा है, सिर्फ आपको हो रहा है? जी। नहीं, ये स्लाइड तो LMS में पड़ी हुई ना, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ना। ये चैप्टर 2। नहीं, इधर आपको नज़र आना चाहिए ना। आप देखें ज़रा, मैं दोबारा शेयरिंग करता हूँ, वेट करो। अब ठीक है, आ रहा है मॉनिटर? तो अब मैं, आप देखें। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये मैं दोबारा रिपीट करूँ या इट्स ओके? नहीं, हम लोग कहाँ तक आप देख रहे, कहाँ तक आपकी स्क्रीन शेयर हो रही थी? अच्छा। अच्छा, चलें, ठीक है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं लेक्चर के बाद अपलोड कर दूंगा, ठीक है। लास्ट लेक्चर मैंने अपलोड नहीं किया, लास्ट लेक्चर बिल्कुल ही मैंने सही प्रॉपर दिया नहीं था, इसलिए मैंने उसे अपलोड नहीं किया, ठीक है। अच्छा, अब शेड्यूलर पे हम लोग आ गए हैं, या शेड्यूलिंग में हम आ गए हैं। शेड्यूलिंग से क्या मुराद है? आपको कुछ आइडिया है? ऑफ कोर्स होगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। यानी कि हम लोग शेड्यूल्ड कर लेते हैं, हम क्योंकि हम प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है कि प्रोसेसेस को एफिशिएंट तभी हम कर पाएंगे जब प्रोसेसेस हमारे शेड्यूल्ड होंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि शेड्यूलिंग हम लोग इन्वॉल्व करते, हमने 1992 में इन्वॉल्व की अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, ठीक है। तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं। अब कॉल की बात हो रही है इधर। अब कॉल को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब यूज़र मोड से हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कर्नल को, तो हम उसको हम लोग सिस्टम कॉल कहते हैं। और जब कर्नल मोड से यूज़र मोड को कोई इंस्ट्रक्शन जाती हैं, तो उसको हम लोग अप कॉल्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब कर्नल या हार्डवेयर से कोई रिस्पॉन्स जाता है या कोई सिग्नल जाता है यूज़र मोड को, तो वो अप कॉल कहलाता है। और अगर यूज़र मोड से कोई सिग्नल या इंस्ट्रक्शन जाती है आपके कर्नल को, थ्रू थ्रू कर्नल टू हार्डवेयर, तो उसको हम लोग कहते हैं सिस्टम्स कॉल्स, ठीक है।
थ्रेड्स की बात कर रहे हैं तो ये आप खुद देख रहे हैं पॉपअप थ्रेड्स क्या होते हैं जो आपको किस किस्म का मैसेज देते हैं, ठीक है। थ्रेड के बेनिफिट्स भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि थ्रेड्स क्योंकि लाइट वेट होता है और थ्रेड के थ्रू हम लोग अपने प्रोसेसिंग को फास्ट कर सकते हैं। देखिए थ्रेड क्योंकि लाइट वेट है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि डेवलपर्स को कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए पूरा प्रोग्राम या एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, वो छोटे छोटे फंक्शंस कर लेता है जिनके थ्रू आप टास्क परफॉर्म कर सकते हैं या आपके टास्क परफॉर्म करने में हेल्पफुल होता है। हम इनको एग्जैक्टली कह तो नहीं सकते, लेकिन हम यूटिलिटीज़ भी कह सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कोई प्रोडक्ट नई आती है जिसके पास उसका ओल्ड वर्जन होता है तो वो कंपनी उसकी आपको यूटिलिटीज़ प्रोवाइड कर देती है, यानी कि बिल्कुल लाइट वेट कोड होता है जिसके थ्रू आप उनको हेल्प आउट करते हैं प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। तो थ्रेड्स के उसमें ये बेनिफिट्स भी आते हैं। ड्रॉबैक ये क्योंकि वो इंडिपेंडेंस होते हैं और एप्लीकेशंस के क्रैश करने के कॉजेज़ हो सकते हैं क्योंकि वो लिंक्ड एक दूसरे के साथ नहीं होते। तो ये उनका एक मसला होता है कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रॉय होते हैं तो काफ़ी कुछ आपको डिस्टर्ब कर देता है। और बाज़ बार ये भी होता है कि आपके थ्रेड्स में ये होता है कि एक थ्रेड काम कर रहा है, दूसरा थ्रेड काम नहीं कर रहा होता, तो उस वजह से भी आपके जो रिपोर्ट हैं या रिजल्ट्स हैं वो में भी इश्यूज आ सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आगे एक वर्ड्स हम लोग यूज़ करेंगे या करते हैं अक्सर, बर्स्ट का या बाउंड का। यानी कि हमारा सिस्टम जो है दो स्टेट्स में होता है, या वो प्रोसेसिंग कर रहा होता है या फिर वो इनपुट आउटपुट कर रहा होता है। तो यानी कि कहता है कि अगर आपका सिस्टम इनपुट आउटपुट स्टेट में है तो उसको हम कहेंगे आईओ बाउंड या इनपुट आउटपुट बाउंड या इनपुट आउटपुट बर्स्ट। और अगर आपका सिस्टम प्रोसेसिंग मोड में है या प्रोसेसिंग स्टेट में है तो उसको हम लोग कहते हैं सीपीयू बाउंड या कंप्यूट बाउंड या सीपीयू बर्स्ट। बर्स्ट का वर्ड वैसे ही है जिससे हम लोग कहते हैं कि अगले ने क्लाशनकोव का बर्स्ट मार दिया, गन का बर्स्ट मार दिया, यानी कि कंटिन्यूटी में वो फायरिंग हो रही होती है। तो इसलिए कह रहा है कि बर्स्ट, मैंने दोबारा बोल रहा हूँ कि हमारा मशीन जो होती है वो दो स्टेट्स में होती है, या वो इनपुट आउट ले रही होती है यानी कि कम्युनिकेट कर रही होती है हमसे सिग्नल्स, या फिर हमें प्रोसेस करके दे रही होती है। अगर वो प्रोसेसिंग स्टेट में है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूट बाउंड या सीपीयू बर्स्ट। और अगर वो इनपुट आउटपुट बाउंड में है यानी कि आपसे किसी किस्म की इनपुट ले रही है या इनपुट दे रही है तो उसको हम लोग कहते हैं इनपुट आउटपुट बाउंड। ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि आपको जो पतली लाइन है वो इनपुट आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो थिक लाइन है वो आपको सीपीयू बर्स्ट या कंपाउंड बाउंड की बनेगी। यहाँ सिस्टम इनपुट आउटपुट में बिजी होता है या उसको प्रोसेसिंग कर रहा होता है। शेड्यूलिंग की बात कर रहा है बार बार के शेड्यूलिंग। आज जब लाइक दो किस्म के हमारे प्रोसेसेस होते हैं, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव को मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ और मैंने आपसे कहा था जिस सिनेरियो में ये दो लफ्ज़ यूज़ होंगे उस सिनेरियो की बात हो रही होगी, या तो वो स्विचेबल होंगे यानी कि प्रोसेस के दौरान वो आप उसको, या यूज़ के दौरान आप उसको पॉज करके स्विच कर सकते हो, दूसरे दूसरे को यूज़ कर सकते हो, या आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। प्रिमिटिव का मतलब ये है कि जो भी प्रोसेस होता है आप उसको पॉज कर सकते हैं। नॉन प्रिमिटिव ये है कि जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा उतनी देर तक आप किसी और पे स्विच नहीं कर सकते या वो रिसोर्स आप शेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम प्रिंट निकाल रहे होते हैं तो प्रिंटर जब तक आपकी फ़ाइल की कंप्लीट पेजेस को प्रिंट नहीं कर लेता वो अपने आप को दोबारा किसी और सोर्स को या किसी और प्रोसेस को स्विच नहीं करता, यानी कि दूसरा कोई प्रिंट आपको दूसरा कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं हो सकता। तो ये हमारा नॉन प्रिमिटिव सोर्स हुई, यानी कि जो जब तक वो अपनी फ़ाइल कंप्लीट नहीं करेगा तब तक वो दूसरी फ़ाइल का प्रिंट आउट नहीं ले सकता। आल दो कि हम उसे कैंसिल कर दें या कुछ और प्रोसीड कर दें, लेकिन बाय प्रिंसिपल जब तक वो टास्क को प्रिंट नहीं कर लेता तब तक दूसरी फ़ाइल को वो नहीं लेगा। ठीक हो गया। प्रिमिटिव का मतलब ये है कि ऐसी रिसोर्स या ऐसा प्रोसेस जब तक वो ड्यूरिंग द प्रोसेस या ड्यूरिंग द यूज़ ऑफ द रिसोर्स आप उसको पॉज करके किसी और रिसोर्स किसी और प्रोसेस के लिए स्विच कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग साउंड कार्ड को देख लें। अभी हम लोग लेक्चर भी सुन रहे हैं
अगर बैकग्राउंड में आप लोगों की आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी तो मेरा जो साउंड कार्ड होगा मुझे आपकी साउंड्स भी सुनाना शुरू कर देगा। अगर बैकग्राउंड को म्यूज़िक में ऑन करता हूँ, यानी कि 3-4 प्रोसेसेस को वो एक साथ हमें सुना सकता है, यानी कि साउंड का कि रिसोर्सेज को वो 3-4 प्रोसेस में शेयर कर रहा है। और क्या कर रहा है, प्रिमिटिव मोड में कर रहा है, यानी कि वो स्विच कर, यानी कि पॉज करके स्विच के दूसरे को प्रोसेस करता है, फिर पॉज करता है स्विच के फिर थर्ड में जाता है, फिर पॉज करके फिर वो फोर्थ में, कि राउंड रॉबिन मेड में वो सारे प्रोसेसेस को मूव कर रहा होता है। बाहर हमें लग रहा है कि सारे पैरेलल एग्जीक्यूट हो रहे थे, लेकिन वो 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होती है, यानी कि साउंड कार्ड जो होता है वो हमारा फिर प्रिमिटिव रिसोर्स बन जाता है। ठीक है, यानी कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में से क्लियर हो गया होगा आपको। इज दैट क्लियर? डिस्पैचर का मतलब ये है कि चीज़ को डिस्पैच, यानी कि जब आपने कोई प्रोसेस को क्लिक करके ये ट्रिग आउट किया, उसको जो मूवमेंट है टूवर्ड्स जाना टूवर्ड्स प्रोसेसर, उसको हम लोग डिस्पैच कहते हैं। डिस्पैच लेटेंसी का मतलब ये कि जो टाइम आपका डिस्पैच करने पे लग रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं डिस्पैच लेटेंसी। ठीक है, आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही बीच में, सब चीज़ ठीक चल रहा है? अच्छा, कहता है कि शेड्यूलिंग को हमने, ठीक है, 3 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। अगर आप इसको गौर से देखो तो 3 बेसिक कैटेगरी वही है, यानी कि इसी 3 टाइप के हमारे पास प्रोसेसेस आते हैं। या तो प्रोसेसर हमारे पास बैच फॉर्म में आते हैं, या प्रोसेसर हमारे पास इंटरेक्टिव टाइप पे आते हैं, या प्रोसेसर हमारे पास रियल टाइम प्रोसेस होते हैं। यानी कि इसी टाइप के प्रोसेसेस होते हैं और इसी टाइप की कैटेगरी में उसने शेड्यूलिंग को डिवाइड कर दिया। यानी कि एग्जामिनर अगर आपसे पूछता है व्हाट आर द कैटेगरी ऑफ द शेड्यूलिंग या टाइप ऑफ द शेड्यूलिंग, सिंपल क्वेश्चन है, तो आप क्या बोलोगे? 3 टाइप ऑफ शेड्यूलिंग है, बैच शेड्यूलिंग, इंटरेक्टिव शेड्यूलिंग एंड रियल टाइम शेड्यूलिंग। ठीक हो गया? अगर वो स्पेसिफिक पूछता है कि व्हाट इज़ बैच शेड्यूलिंग, फिर आप बैच में जाओगे। अगर पूछता है इंटरेक्टिव शेड्यूलिंग, फिर आप इंटरेक्टिव में जाओगे। अगर रियल टाइम की बात करता है, फिर आप रियल टाइम में जाते हैं। यानी कि अगर सिंपल वो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़